सभी को। मैं सुबोध मिश्रा। आज रिवीजन सेक्शन में क्लास 12 बोर्ड गोइंग बच्चों के लिए इंडस्ट्री एंड प्लानिंग, ये दो चैप्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इंडस्ट्रीज एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और दूसरा प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत ही एक्सटेंसिव चैप्टर है। दोनों चैप्टर को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, अन्य दिनों की तरह जैसे हम लोग ने डिस्कस किया है, तो सबसे पहला चीज जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है एग्जाम के दिनों में कंडेंसेशन। जो आप संपूर्ण चैप्टर को कुछ पेज में डिटेल लिख लें तो रिवीजन बहुत आसान हो जाता है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे आपके पास एक इंडस्ट्री चैप्टर है, प्लानिंग चैप्टर है, उसको आप 2 पेज में या 2.5 पेज में सारे मेन पॉइंट्स को सामने लिख लें। मैप सेक्शन को 1 पेज में कर लें और फिर उन मुख्य बिंदुओं का रिवीजन करें तो जर्नी बहुत इजी हो जाएगा। आपको उस दोनों ही चैप्टर पे एक बहुत बड़ी दक्षता आपके पास हो गई। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं जहां से जुड़ के हम इन दोनों चैप्टरों पे अपनी दक्षता को, अपनी कुशलता को बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ये सेक्शन हमेशा से बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर में से रहा है। आपके स्क्रीन पे एक चैप्टर है जिसको देख सकते हैं, ये प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा ये चैप्टर प्लानिंग में सबसे पहले कर रहा हूँ और जो सेकंड हाफ है वो आपका है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आपका विनिर्माण उद्योग। दोनों ही सेक्शन को आप क्रमशः करेंगे। पहला सेक्शन जो आपके पास ये चैप्टर आ रहा है वो आप देखिए, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपका पहला हिस्सा है आज के डिस्कशन का। और इस प्लानिंग में जो सेक्शन है, जब भी हम किसी चैप्टर को शुरू करते हैं तो सबसे पहली जरूरत होती है इसकी, प्लानिंग की। ये चैप्टर अपने आप में नाम है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, आप सभी एक बड़ी एग्जामिनेशन की योजना बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, और प्लानिंग तब सफल होता है जब उसके सारे मीनिंग, आप जो प्लानिंग के एट्रीब्यूट्स हैं उसको आप पूरी तरह से मानते हो। मैं बता रहा हूं कि एक प्लानिंग जो सफल होता है उस प्लानिंग में 3 बातें होती हैं। एक होता है योजना का आदर्श, दैट इज अ आइडियोलॉजी ऑफ प्लानिंग, और यू कैन से फिलॉसफी ऑफ प्लानिंग। जैसे देखिए, एक स्टूडेंट के तौर पे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब जब विंड फोर्स आएगा तो इस पौधे के साथ फ्रिक्शन फोर्स आएगा, घर्षण होगा। तो क्या होगा कि फर्स्ट स्टेज पे ये वाला पौधा इसको कम करेगा, दूसरे स्टेज में फ्रिक्शन के कारण और कम होगा, और तीसरे स्टेज में ये पौधा इसी शक्ति को, विंड की शक्ति को इतना कम कर देगा जो इस एरिया में मरुस्थलीकरण नहीं होगा और नहर में जाके बालू का जमाव नहीं होगा। सो शेल्टर बेल्ट प्रोटेक्ट canal area for sedimentation and also the desertification in the eastern part of canal. तो ये महत्वपूर्ण एरिया है कि इसको ध्यान रखें। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, हमेशा जो सोशल कॉज है, वेलफेयर कॉज बाद में महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि सभी किसानों को जो उस क्षेत्र में रहते हैं उनको समान रूप से भूमि का बंटवारा कर दिया जाए तो ये समस्याएं दूर हो जाती है। तो ये एक पर्पस था जिसको डिस्कस करने का। अगर हम इस चैप्टर्स को ध्यान में रखें तो मुख्य रूप से आपको ध्यान आया होगा कि हमने योजना को किया, योजना के उपागम किए, टारगेटेड प्रोग्राम्स प्लान किए, फिर हमने 2 महत्वपूर्ण एरिया लाए, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड डीपीएपी, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एक हिस्सा में हमने थ्योरी को किया और दूसरे जो एग्जाम्पल है, जो केस स्टडी है, उस एरिया में हमने आपको इंदिरा गांधी नहर और भरमौर को पढ़ाया। सो गो फॉर वन लास्ट एरिया फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे आखिरी हिस्सा जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको इस एरिया से 1 मार्च से लेके 5 मार्च तक के ढेर सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और विकास की अवधारणा को बताया गया। इसको
3 फेज में पढ़िए तो ऐसे टाइप की चीजों को आसान से लिख पाएंगे। इसको देखिए यहाँ पे 3 फेज, पहला फेज पर कैपिटा इनकम, दूसरा फेज डेवलपमेंट विथ रीडिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा फेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आया। यहाँ पे ये समझना है कि पहला फेज ये था कि किसी भी देश में पर कैपिटा इनकम को माना जाता था कि विकास का आधार है, जिसके पास पैसे ज्यादा होते थे उसे विकसित मान लिया जाता था। तो देश हो या व्यक्ति हो, इस सेंस में। लेकिन देखिएगा कि कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज्यादा है। ऐसा देखिए कि अफ्रीका का मैप हुआ, ये सऊदी अरब का मैप हुआ और ये वेस्ट एशिया का मैप, ऐसा कुछ बनाया हमने। इन देशों की अर्थव्यवस्था को देखिए तो वेस्ट एशिया में इकोनॉमिकली बहुत ही साउंड इकोनॉमी मिलती है, क्योंकि वहां पे पेट्रोलियम का उत्पादन है और प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज्यादा है। लेकिन मानव विकास के अन्य पैरामीटर्स वहां पे कम है, जिसके कारण इस क्राइटेरिया को बाद के दिनों में हटा दिया गया, छोड़ दिया गया, हटाया नहीं गया, उसमें अदर क्राइटेरियाज को जोड़ दिया गया। तो फिर दूसरा स्टेज आया, कहा गया विकास को डेवलपमेंट विथ रीडिस्ट्रीब्यूशन, विकास पुनः वितरण के साथ। अब देखिए यहाँ पे मैं इस तरह के एक मैप को, रफ मैप को ला रहा हूँ, इसको फिर से बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये आपका अफ्रीका का मैप है, ऐसा सऊदी अरब फिर से बनाया हमने, ऐसा कुछ है, इंडिया का बनाया। यहाँ पे देखिएगा यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे साउथ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पे देखिएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जितना कंट्री है, यूरोप और अमेरिका, ये दोनों ही काफी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर का ये सारा एरिया अंडर डेवलप्ड है। इसको नॉर्थ साउथ डिवाइड भी कहते हैं। ऐसे कंडीशन में ये कहा गया कि अगर विश्व का विकास होना है तो सभी देशों में वितरण के साथ, पुनः वितरण के साथ विकास हो। आज के दिन में देखिएगा चाइना, इंडिया, ब्राजील ऐसे देश विकसित हो रहे हैं, और उसका ये मेन कारण है, इस चीज पर थर्स दिया गया कि जहां विकास कम हुआ है उन क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा फेज आया। तीसरा फेज ये कहा जाता है कि 1960 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात 60 के बाद आई। उसमें ये कहा गया कि आने वाले दिनों में संसाधन उपलब्ध हो, ऐसा विकास टिकाऊ विकास कहलाएगा। और 1992 में आपको पृथ्वी सम्मेलन के बाद इस बात पर काफी जोर दिया गया, और उससे रिलेटेड ये 3 बुक महत्वपूर्ण रूप से सामने आई, जिसको जरूर याद रखना है। एक है पॉपुलेशन बम, राइट, एयरलिस्ट के। एक है आपका लिमिट टू ग्रोथ, क्लब ऑफ रोम का है। आवर कॉमन फ्यूचर, बैटन वुड का रिपोर्ट है। तो इन तीनों चीज को आप याद कर लीजिए, ये बुक जरूर याद रहना चाहिए 1 मार्क्स के लिए। और ये 3 फेजेस ऑफ डेवलपमेंट आप कॉन्सेप्ट के रूप में रखिए, पर कैपिटा इनकम, डेवलपमेंट विद रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस चैप्टर में ये सारी बातें बड़ी कॉन्साइज बातें हैं, बहुत ही क्लियर बातें हैं, जिसको करके आप इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा चैप्टर एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, और एक ढेर सारे इसमें मैप सेक्शन आते हैं। मैं चाहूंगा इसको बेहतर से बताऊं आपको कि ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस प्रकार एक बेहतर एरिया हो सकता है आपको, जहां गलती आप ना करें। मैन्युफैक्चरिंग देखिए अर्थ होता है विनिर्माण, इसको हम ऐसे कह सकते हैं प्रोसेसिंग, दैट इज विनिर्माण। प्रोसेसिंग हमने एक शब्द यूज किया, यहाँ पर वर्ड है मैन्युफैक्चरिंग। देखिएगा कि इसका अर्थ ये होता है कि प्राकृतिक वस्तु जितने भी होते हैं उसको प्रोसेस करके नए वस्तु का निर्माण मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। सो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? हमेशा से हमेशा रॉ मटेरियल आपका प्रकृति से आता है। प्राकृतिक वस्तुओं का परिष्करण करके नई वस्तुओं का निर्माण विनिर्माण कहलाता है। इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू
फिनिश्ड गुड्स। इसमें होता क्या है कि उस वस्तु का वैल्यू बढ़ता है, मूल्य में वृद्धि होती है। जैसे देखिएगा कि एक आपका चूना पत्थर है, उसे हमने चौक पीस बना लिया, तो चौक पीस में क्या हुआ, उसका वैल्यू, मूल्य उसका परिवर्तित हो गया। और मूल्य तभी परिवर्तित होगा जब उसमें बेहतर तकनीकी, बेहतर संसाधन और बेहतर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन का उपयोग किया गया हो। देखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग के मूल्य को परिवर्तित करने वाला 3 कंपोनेंट्स होता है। एक इंस्टीट्यूशन कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्स कौन सा लगा हुआ है, और तीसरा है कि कौन से टेक्नोलॉजी के उपयोग के द्वारा उसे परिवर्तित किया गया है। सो मैन्युफैक्चरिंग इज अ processing of raw material into finished goods. It can be by hand, it can be by machine, and in the process it enhance the value of manufacturing or production. So उसको बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग क्या है। अब देखिए लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो ये एरिया है, आपको 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना है, चूंकि ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन के रूप में आएंगे आपको। जब हम इसको डिवाइड करते हैं लोकेशन फैक्टर को, तो एक को बोलते हैं फिजिकल फैक्टर, एक को बोलते हैं हम ह्यूमन फैक्टर, तीसरे को बोलते हैं हम गवर्नमेंट पॉलिसी एंड अदर फैक्टर्स, राइट। या उसको हम एग्लोमेरेशन भी कहते हैं, एग्लोमेरेशन, गुच्छ का सिद्धांत भी कहते हैं। अब फिजिकल फैक्टर में देखिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लोकेशन को प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर्स है जो आपका रॉ मटेरियल होता है, दूसरा है आपका उस एरिया का वाटर सप्लाई, तीसरा वहां का क्लाइमेट है। ये सारे फैक्टर्स हुए, उसको बोलेंगे हम फिजिकल फैक्टर्स। दूसरा है हमारा ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर्स में ऐसे फैक्टर को शामिल करते हैं जो मानव के द्वारा विकसित किया गया हो। जैसे देखिएगा कि रोड्स हैं, रोड्स क्या हुआ, ह्यूमन फैक्टर्स हो गया। कैपिटल क्या हो गया, दैट इज ह्यूमन फैक्टर्स हो गए। और तीसरा जो है, जो महत्वपूर्ण कारक है, वो लेबर है, मजदूर है, वो आपका ह्यूमन फैक्टर हो गया। अब देखिए हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं, और इस जिस पॉइंट को जितने ही वर्ड्स में लिखना चाहें वो एक्सपेंड हो जाएगा। अब देखिए एक मैं बात कर रहा हूँ इस एरिया की जहाँ पे रॉ मटेरियल को डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे कुछ बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इस पेज पे चले हैं। एक ऐसा लीजिए कि आपके पास रॉ मटेरियल है, पहला फैक्टर हमने लिया रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल है, ये कई तरह का होगा। एक होगा जो हेवी रॉ मटेरियल होगा, जो बहुत ही भारी होगा। एक लाइट रॉ मटेरियल होगा ऐसा, और एक ऐसा रॉ मटेरियल होगा जो सभी जगह मिलता हो। सो हेवी रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा होगा, इसलिए ऐसे इंडस्ट्रीज वहीं पे लगाए जाएंगे जहां पे रॉ मटेरियल मिलता है। जैसे देखिएगा छोटा नागपुर एरिया में आयरन मिलता है, मैग्नीज मिलता है, कोल मिलता है, और सारे के सारे मेजर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज वहीं पे हैं। ठीक है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज यहाँ हो गया। इस कारण से वहां पे हेवी रॉ मटेरियल है जो दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा होगा। सो इंडस्ट्री के लोकेशन को रॉ मटेरियल प्रभावित करता है। एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो हर एक जगह मिलता हो, तो देखिएगा उसे मार्केट के पास लगाएंगे जिससे कि उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाए। सो वी चूज a location on the basis of available raw material or the nature of raw material. If it is a heavy raw material, the industry will be located near the raw material area. If the nature of raw material ऐसा भी हो कि वो वेट लूज करता हो, जैसे अपने एग्जाम्पल ले लीजिए, एक शुगर इंडस्ट्री है और वहां पे शुगर है, शुगर केन है, तो शुगर केन जो है वेट लूजिंग है, भार खोने वाला है, यानी कि वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। सो देखिएगा एक जगह से दूसरी जगह जाने पे उसका वेट जो है कम हो जाएगा, भार कम हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में वो घाटे का इंडस्ट्री हो जाएगा। सो रॉ मटेरियल में अच्छे से लिख जाइए। कभी कभी क्या वर्टिकल क्वेश्चन आएगा कि हाउ रॉ मटेरियल और फिजिकल फैक्टर डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जस्टिफाई इन द सेंस ऑफ छोटा नागपुर प्लेटूज और एनी पार्ट ऑफ इंडिया।
सो रॉ मटेरियल समझ में आ गया होगा। वाटर सप्लाई देखिए कि जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें वाटर सप्लाई कई रूप में काम करता है। एक फ्रेश वाटर इंडस्ट्री में काम आता है, वहाँ के यूजेस के लिए, वॉशिंग में काम आता है। इसलिए देखिएगा कि जितने इंडस्ट्रियल लोकेशन है, ऑल आर लोकेटेड नियर क्लोज टू द सोर्स ऑफ वाटर। तीसरा चीज है क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। उसको ऐसे समझें कि हमारे एक महाराष्ट्र का एरिया है और पहले दिनों को आप लोकेट करें तो यहाँ पे सारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विकास हुआ। बिकॉज महाराष्ट्र की कोस्टल एरिया में वहां पर जितने भी मॉइस्चर हैं और अवेलेबल मॉइस्चर, वो धागा की बनने में सहायता करते थे। टूटना टूटना मुश्किल होता था, बनना आसान होता था। सो क्लाइमेट प्ले अ मेजर रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात इन अर्ली स्टेज। सो प्रारंभिक दिनों में इसके विकास का मुख्य कारण बना। नाउ देखिए, अब फिजिकल फैक्टर हम अच्छे से लिख सकते हैं। पॉइंट्स लिखिए, कीवर्ड लिखिए, अपनी लैंग्वेज को यूज कीजिए तो बेहतर है। अब देखिए, ह्यूमन फैक्टर में हमारे रोड्स हैं, कैपिटल हैं, लेबर हैं, जो इसके विकास को प्रभावित करते हैं। दुनिया की जितने इंडस्ट्रीज को देखिएगा, उसमें एक मेजर कैरेक्टर देखिएगा कि मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड क्लोज टू द कोस्टल एरियाज, जहां पे डिफरेंट पोर्ट्स हैं और वहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और परिवहन आसान हो जाता है। So most of the industries are located close to the transport junction area or the ports area. So roads और transport का साधन इसको प्रभावित करता है। The next thing is a capital investment. Capital investment को समझिए कि पूंजी निवेश जो है इंडस्ट्री की पहले नीड होती है। जितना पूंजी निवेश किया जाएगा अर्ली स्टेज में, वो एरिया में इंडस्ट्री का विकास उस रूप में होगा। सो इस चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे तो बेहतर रूप से आप उसको बता पाएंगे, लिख पाएंगे। कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन है, उसको मैं कुछ समय के लिए उसको मैं बता दूं, उससे बाद आगे बढ़ूं। पूरे ही सिलेबस से व्यूअर्स ने क्वेश्चन भेजे हैं। एक क्वेश्चन आया एग्लोमेरेशन। यहाँ पे एग्लोमेरेशन की बात करता हूँ, इसको अच्छे से समझाता हूँ, आप इसको समझें। ऐसा देखिए कि एक ये एरिया है, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पे देखिएगा कि टिस्को का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, टाटा आयरन स्टील कंपनी का विकास हुआ और टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के विकास के साथ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ। रोड्स विकसित हुए, बैंक्स विकसित हुए और सारी सुविधाओं का विकास हुआ। सो जिसके कारण जो आने वाले इंडस्ट्रीज थे उनको इसका लाभ मिला। ऐसे कंडीशन में देखिएगा, यहाँ पे बोकारो एस्टेब्लिश हो गया, यहाँ पे दुर्गापुर एस्टेब्लिश हो गया, यहाँ पे राउरकेला एस्टेब्लिश हुआ। सो छोटा नागपुर एरिया में अन्य उद्योगों को आना आसान हो गया, क्योंकि पहले उद्योग वहां विकसित हुए थे और इसके कारण सुविधाओं का विकास उस क्षेत्र में हो गया था। ऐसे सिद्धांत को, ऐसे प्रिंसिपल को हम एग्लोमेरेशन प्रिंसिपल कहते हैं, या हिंदी में हम कहते हैं ये गुच्छ का सिद्धांत, गुच्छ का सिद्धांत। सो इट्स अ एग्लोमेरेशन प्रिंसिपल। आपको अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो एग्लोमेरेशन को आप डिफाइन कर पाएंगे, बता पाएंगे, ऑब्जेक्टिविटी से जोड़ेगा, जोड़कर पूछेगा। अच्छा, तो उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन है। मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ। एक व्यूअर्स ने पूछा है इस एरिया में, उन सारे क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। इस एरिया में एक क्वेश्चन है पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे कैलकुलेट होते हैं। ऑल्दो ये अदर चैप्टर से फिर भी बताता हूँ कि पॉपुलेशन डेंसिटी को टोटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन और डिवाइडेड बाय ज्योग्राफिकल एरिया, इसके रूप में डिफाइन किया जाता है। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक डेंसिटी या अरिथमेटिक डेंसिटी, या फिर किसको बोलते हैं अरिथमेटिक डेंसिटी, या फिर हम अंक गणितीय घनत्व कहते हैं।
क्लियर, ये बातें समझ में आ गया होगा. सो यू हैव अ क्वेश्चन लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी से क्या समझते हैं. एक घनत्व और होता है जिसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चर डेंसिटी, जिसमें नंबर ऑफ फार्मर्स को एग्रीकल्चर लैंड से, नेट एग्रीकल्चर लैंड से हम डिवाइड कर देते हैं, तो फिर वो निकल आता है. अब देखिए इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया है, आयरन स्टील इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री, इस पे मैं बाद में आता हूँ. समटाइम में आने वाले एरिया को डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ सेक्शंस को. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एक बच्चे ने पूछा है, व्यूअर्स ने भी क्वेश्चन पूछा है, उसको मैं पहले कर दूं. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को देखिए तो इस तरह का क्लास, एक व्यूअर्स ने पूछा है, उसे मैं बता रहा हूँ कि एक इंडस्ट्री होता है बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, इसको बोलते हैं कच्चे माल, कच्चे माल पर आधारित. अब कच्चे माल तो होते हैं जिससे इंडस्ट्री विकसित होता है. तो देखिएगा एग्रो बेस्ड होता है, कृषि पे आधारित, मिनरल बेस्ड, खनिज पे आधारित. उसके बाद देखिएगा तीसरा इंडस्ट्री आएगा जो आपको नजर आएगा एनिमल बेस्ड, जो पशु पे आधारित होगा. और चौथा इंडस्ट्रीज होगा जिसको हम फॉरेस्ट बेस्ड कहेंगे. जैसे आपका मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गया, वो फॉरेस्ट बेस्ड हो गया. फर्नीचर हो गया, फॉरेस्ट बेस्ड हो गया. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड हो गया. आयरन स्टील इंडस्ट्री आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गया. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडस्ट्री क्लासिफाई होता है. आप कहते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, आपके बाद कोऑपरेटिव आता है, और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री आता है, जिसमें किसी सरकार, सरकारी संस्था जुड़ा हुआ हो, राज्य सरकार या केंद्र शासित केंद्र की राज्य जुड़े हों. ऐसे इंडस्ट्रीज को हम कहेंगे दैट इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. ऐसी इंडस्ट्री जिसमें निजी संस्थाएं जुड़ी हो, व्यक्ति और व्यक्ति समूह जुड़ा हो, उसे बोलते हैं हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज. और एक ऐसा उद्योग जिसमें कच्चे माल उपलब्ध कराने वाली इंडस्ट्री को कॉपरेट कर रहे हो, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है. और जहाँ पे सरकार और निजी संस्थाएं दोनों मिलकर काम करती है, उसे संयुक्त क्षेत्र या जॉइंट इंडस्ट्रीज कहते हैं. सो बेस्ड ऑन साइज भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. बड़े उद्योग और छोटे उद्योग के रूप में हम भी इसे क्लासिफाई करते हैं. इस तरह के क्लासिफिकेशन को लिख जाइए, एक कोई एरिया क्वेश्चन आ भी सकता है. लोकेशन और फैक्टर्स को हमने आपको क्लासिफाई किया. यहाँ पे एक बड़ा सा इंडस्ट्रीज आया, मैं चाहूंगा कि इसको अच्छे से आपको बताऊं. और मेरे साथी के व्यूअर्स ने भी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को पूछा है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को पूछा है. मैं इसको बात करता हूँ, आयरन स्टील इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्रीज. यहाँ पे देखिए इसके विकास को देखिए, डेवलपमेंट को देखिए, मेरे साथ इसको याद करिए तो ज्यादा अच्छा है. यहाँ पे देखिए जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें बोकारो है, जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, यहाँ पे राउरकेला है, भिलाई है एंड भद्रावती है. कुछ और यहाँ पे कम नजर आ रहे हैं. मेरे साथ इसको याद कीजिए और ध्यान से इसको सेक्शन, अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को आप क्लासिफाई कर दीजिए तो याद करना आसान हो जाता है. एक सेक्शन था आजादी से पहले, प्री इंडिपेंडेंस. एक फेज था प्लानिंग एज में, योजना काल में. और एक फेज था जब मॉडर्न इंडस्ट्रीज भारत में विकसित हुए, चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद. इसको पहले याद कीजिए कि 1907 में फर्स्ट इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुआ, उसका नाम था जमशेदपुर. ऐसा भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिविटी के तौर पे कि द फर्स्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, आयरन स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, उसको हम क्या लिखेंगे, वो होगा आपका टिस्को. सेकेंड हुआ 1919 के समय में और 1923 के समय में. देखिए बर्नपुर और कुल्टी, जिसे हम इसको कहते हैं आज के दिन में, ये 1919 के दौर में एस्टेब्लिश हुआ. और दक्षिण भारत का पहला इंडस्ट्री 1923 में एस्टेब्लिश हुआ. मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको याद हुआ होगा कि प्रारंभिक दिनों में कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज आए.
वो इंडस्ट्रीज था, पहला टिस्को, फिर इसको, और फिर भद्रावती जिसको हम आज के दिन में बीएसएल कहते हैं। फिर आजादी के समय जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसमें हमने इंडस्ट्रीज विकसित किए। उसमें पहला आया भिलाई, पहला नहीं उस क्रम में आया भिलाई, उसके बाद दुर्गापुर, राउरकेला, ये सभी के सभी दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए, और बोकारो एस्टेब्लिश हुआ आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऐसा भी पूछ देगा कि इसमें से कौन से जो इंडस्ट्रीज हैं वो थर्ड 5 ईयर प्लान में विकसित हुए, या फिर ऐसा पूछ देगा कि इसका कौन सा कंट्री था जो कंट्रीब्यूट किया इसके विकास में। सो भिलाई हमने रूस के सहयोग से विकसित किया, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से विकसित किया, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से विकसित किया। सो इस तरह के कंट्रीज को याद रखें, द कंट्री हु कंट्रीब्यूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब देखिए यहाँ पे जो मार्क नहीं किया हुआ है मैं उसे बताना चाहूंगा कि ये है विशाखापट्टनम, यहाँ पे है सलेम, और यहाँ पे है विजयनगरम। सो ये इंडस्ट्री जो है बाद के इंडस्ट्रीज हैं जो फोर्थ 5 ईयर प्लान के बाद विकसित हुए। सो स्टूडेंट्स, मैं इसे ऐसे याद कर सकता हूँ, या आप ध्यान रखें कि पूरी जो 10 इंडस्ट्रियल लोकेशन है मैप पे पूछे जाएंगे सभी 10 के 10, उसमें आप 3 ग्रुप बना लीजिए। फर्स्ट जो एरिया आ गया बिफोर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग सेकेंड टू 5 ईयर 5 और फोर्थ 5 ईयर प्लान, एंड आफ्टर फोर्थ 5 ईयर प्लान, उसमें विशाखापट्टनम, सलेम और भद्रावती आ जाएगा। तो इस तरह इसको याद कर लीजिए। अब हमारा जो एक एरिया आता है जो मुश्किल सा एरिया आता है, हम कंपेरिजन क्वेश्चन इस चैप्टर से उस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि दुर्गापुर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है, वो आपको मैप में दे देगा, और इससे रिलेटेड कच्चे माल और इसके विकास से जितने भी रिलेटेड कंपेरिजन क्वेश्चन है वो इसको इस मैप को जरूर देख लीजिएगा। आमतौर पे क्या करता है इस आपके इस मैप एरिया को नाम हटा दिया जाएगा, और इस मैप रहेगा, इसके आधार पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा और इसके स्टेट को बताना पड़ेगा किस स्टेट में है, एंड देन यू विल गो फॉर द लोकेशन फैक्टर्स, इसके विकास के लिए कौन कौन से कारक हैं। तो जितने भी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सभी चीज यहाँ पे देखिए, दामोदर नदी है, यहाँ पे लाइमस्टोन का बीर मित्रपुर है, और सारे चीज एरिया है। यहाँ पे देखिएगा एक एरिया आसनसोल आया, ऐसा पूछ देगा कि इसको का मुख्यालय कहाँ है, इट इज लोकेटेड नियर आसनसोल। तो जितने भी कंपेरिजन मैप नजर आ रहे हो उसके बारे में एक राय बना लें, उसको कंपेरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन को इसको विकसित कर लें तो गलती ना होगा। ये हमने यहाँ इसको इससे पहले किया हुआ है। ये भिलाई देखिए, भिलाई जो एरिया है इसको कैसे पहचानेंगे कि एक्चुअली आपका नाम न दिया हो और ये मैप दिया हो, हमें पहचानना है। यहाँ पे ऐसे पहचानेंगे कि आपका डल्ली रजहरा दिया हुआ हो, तो डल्ली रजहरा जो है वो एरिया छत्तीसगढ़ का साउदर्न एरिया है जहां से आयरन ओर मिलता है, तो वो ये पहचान हो जाएगा कि ये छत्तीसगढ़ का एरिया है। डल्ली रजहरा को आपको इरेज करके देगा नहीं, तो उससे इसे पहचान लेंगे। महानदी से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये राउरकेला का है, राइट। डल्ली रजहरा के साथ आप कोरबा को याद कर लीजिए, तब भी याद होगा कि ये भिलाई आयरन स्टील का मैप है। मैप बेस्ड एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है। अब देखिए ये एरिया आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, और इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ऐसे याद रखें कि भारत में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक मेजर इंडस्ट्री है। उसमें ऐसा पूछा जाएगा कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के विकास की कौन कौन से कारक हैं, और भारत में इसका वितरण किस प्रकार हुआ है। सो भारत में देखिएगा कि इसके विकास का जो मुख्य कारण है कि ऐसा ध्यान दीजिए कि इस एरिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, पहले इसको मार्क कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये एरिया आपका फर्स्ट एरिया है, और बाद का एरिया ये है। पूछा जाएगा कि व्हाई cotton textile industry developed in Gujarat and Maharashtra in mainly in early stage,
राइट। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, व्हाई दिस इंडस्ट्री इज डेवलप्ड इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया अदर देन हिमालयन किंगडम। इवन हिमालयन किंगडम में भी देखिए कि सम ऑफ द एरियाज में इसका विकास कुछ इंडस्ट्रियल एरिया मिलता है, बट मेनली इन ओवरऑल प्लेटूज एंड प्लेन एरिया ऑफ इंडिया। अब हम देखें कि गुजरात और महाराष्ट्र में इसका विकास क्यों हुआ, राइट। मैप वर्क में इसके लोकेशन को करेंगे। देखिए गुजरात और महाराष्ट्र में विकास होने का कारण, एक व्यूअर्स ने भी पूछा, इसको ध्यान में रख के मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहला देखिए लोकेशन फैक्टर होता है रॉ मटेरियल। यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है, तो काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है। तो गुजरात और महाराष्ट्र के पास लोकल कॉटन टेक्सटाइल है, कॉटन कॉटन है। दूसरा चीज देखिएगा कि यहाँ पे मरीन क्लाइमेट है, जहाँ पे धागे आसानी से बनते हैं, टूटते नहीं है। तीसरी चीज देखिएगा कि यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए शुरू के दिनों में वहाँ के पारसी कम्युनिटी थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उसका भी कारण है, कैपिटल भी एक कारण बता देंगे। तीसरा चीज देखिएगा कि यहाँ पे सारी पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है। सो इन कारणों से महाराष्ट्र और गुजरात में प्रारंभिक दिनों में आयरन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का विकास हुआ। सो दीज आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, एंड वी कैन नेम द फैक्टर। अब देखिए सीबीएसई में क्या है सबसे महत्वपूर्ण बातें, कि जब भी हम आंसर को लिखने चलें, तो चूंकि हमारे सारे आंसर और जो अवार्ड हमें मिलते हैं मार्क्स के रूप में, वो वैल्यू पॉइंट के रूप में मिलते हैं। तो जब भी लिखें तो पॉइंट बना दें और फिर हम एक्सप्लेन करें। सो जैसे हमने बना दिया यहाँ कि रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल एक पॉइंट हो गया। अब रॉ मटेरियल मीन्स क्या, कैसे? रॉ मटेरियल मीन्स वहां पे कच्चा माल मिलता है, चूंकि काली मिट्टी है, उसमें कपास का उत्पादन होता है और स्थानीय रूप से वहाँ कॉटन मिल जाता है। दूसरी चीज हमने किया ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट को हमने वहाँ पे पोर्ट लिख दिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया कि वहाँ पे मुंबई पोर्ट है, नेहवसीवा पोर्ट है, वी हैव कांदला पोर्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ये इसको महत्वपूर्ण रूप से सपोर्ट करता है। सो इन चीजों को, वैल्यू पॉइंट्स को लिखिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो चीजें आसान हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये एरिया, जब मैप लोकेशन का एरिया आएगा, तो मैंने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मैप लोकेशन लास्ट लेक्चर में बताया था, उस एरिया से इतने सारे जगहों को मैप लोकेशन में याद न करें, बल्कि जो 4 महत्वपूर्ण प्लेसेस बताए थे उन चीजों को याद कर लें, तो बेहतर रूप से आप आंसर लिख पाएंगे। वाराणसी हमने कल मार्क किया था मुख्य रूप से, यहाँ सूरत हमने मार्क किया था, यहाँ पे इंदौर हमने मार्क किया था। इन सारे प्लेसेस को याद रखेंगे। इंदौर का बात आया तो यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूं कि एमपी बड़ा सा यूनिक एरिया, देखिएगा ट्रायंगल बना हुआ है इस तरह का, इसको हम कॉटन ट्रायंगल कहते हैं। देवास, उज्जैन और इंदौर मिलके यहाँ पे कॉटन ट्रायंगल बनता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा रिवीजन के क्रम में याद रखें, तो चीजें इजी हो जाएगी। अब देखिए भारत सरकार ने नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज को विकसित करने का काम किया, और भारत में इस तरह आईटी पार्क्स बनाए गए। हमारे यहाँ शुरू के दिनों में जब आपकी बुक लिखी गई थी, उस समय तक 18 आईटी पार्क्स थे, और इन आईटी पार्क से रिलेटेड आपको लोकेशन पूछ देगा मैप बेस्ड क्वेश्चन में। सो देखिए श्रीनगर स्टेट वाइज ऐसे याद कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। पूरे इंडिया को 2 भाग में बांट दीजिए, और फिर हम नॉर्थ टू साउथ जर्नी करें तो एक बार में याद हो जाएगा। सो वी गो फॉर गुवाहाटी, we have Kolkata, Bhubaneswar, Visakhapatnam, Hyderabad, and Chennai. That's the eastern part of India from north to south. Guwahati, Kolkata, Bhubaneswar, Visakhapatnam, Hyderabad, and Chennai. So इस चीज को हम ईस्टर्न पार्ट में कर सकते हैं। नाउ कम टू द वेस्टर्न पार्ट, इसे हमें याद करना है नॉर्थ से साउथ। सो गो फॉर श्रीनगर, मोहाली, नोएडा, जयपुर, इंदौर, गांधीनगर। इस सीरीज को याद कर लीजिए। दूसरी चीज है कि सीबीएसई ने इसको कम भी कर दिया है, फिर भी एक अच्छे स्कॉलर होने के नाते आप इसको इस तरह याद कर लीजिए जो आपको मैप इमेज बनाता हो। सो यहाँ पे हमने नॉर्थ से साउथ याद किया, ईस्टर्न इंडिया। यहाँ पे हमने नॉर्थ टू साउथ, हमने वेस्टर्न इंडिया का याद किया। सो ऐसा भी पूछता है, जैसे आप लैंग्वेज देखिएगा क्वेश्चन का, भारत का सबसे दक्षिणी सॉफ्टवेयर पार्क,
इट विल बी तिरुवनंतपुरम। और भारत का सबसे उत्तरी सॉफ्टवेयर पार्क ये हो गया हमारा विशाखापट्टनम। तो इन चीजों को थोड़ा सा इमेज बनाने की कोशिश कीजिए इन चीजों का, तो बहुत ही बेहतर ढंग से आप एग्जाम को बहुत सहूलियत से दे पाएंगे और बहुत ही कंफर्टेबली ये काम हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए कि दो चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, चूंकि समय की थोड़ी सी कमी रही है उस चीज के लिए, लास्ट सेक्शन को डील करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा जो इस चैप्टर का सबसे कोर बिंदु है उस चीज को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आपको जो एरिया है ये इस चैप्टर का जो कोर इशू है वो 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। ध्यान दीजिएगा कि 1990 इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसी भी लेवल पे आपको पूछा जा सकता है, किसी भी 1 मार्क्स से लेके आपको लॉन्ग क्वेश्चन तक। इसमें देखिएगा कि इसका जो कोर इशू है वो 3 चीज है: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। The three themes main objective area of industrial policy in 1991 is liberalization, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इन तीनों चीज को याद रखेंगे। उदारीकरण में पहले क्या हुआ कि उदारीकरण की नीति में लाइसेंस की व्यवस्था को कम किया गया। अब देखिए तीनों पॉइंट्स तो आपके पास हैं, उसको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन किया जाए कि उसका कंटेंट्स डेवलप हो जाए। उदारीकरण में पहली बात आई कि हमें लाइसेंसिंग की व्यवस्था को कम करना है। तो भारत सरकार ने ऐसे उद्योग को सुरक्षित रखा, लाइसेंस के दायरे में रखा जो पर्यावरण से संबंधित था और प्रतिरक्षा से संबंधित था। बाकी जितने भी उद्योग थे उसके लिए लाइसेंस की व्यवस्था को मुक्त कर दिया गया। दूसरा ये किया गया कि बाजार को ओपन किया गया, जिसमें हमारे पास जो विदेशी कंपनियां थी वो भारत में व्यापार के लिए अपनी मार्केट को एक्सेस कर सकती थी। तीसरी चीज है कि लिमिट को, थर्स लिमिट को बढ़ाना। जैसे हमारे यहाँ पहले यह था कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में सर्टेन परसेंटेज तक ही इन्वेस्ट कर सकती थी, चाहे वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता था या फिर एफडीआई के रूप में आता था। इसमें लिमिट को बढ़ा दिया गया कि विदेशी कंपनियां इस लिमिट तक इसमें निवेश कर सकती है। सो लाइसेंसिंग की व्यवस्था को कम करना, बाजार को ओपन करना और फिर ऐसे बाजार में लिमिट को बढ़ा देना जिसमें विदेशी निवेश को बढ़ाया जा सके, ये हमारी उदारीकरण की नीति का मेन थीम था। तो ये जो आपको एरिया आता है एक मेन क्वेश्चन के रूप में आएगा, कब आया और उसकी क्या विशेषता थी। इस चैप्टर का जो बहुत ही अहम हिस्सा है, इस चैप्टर पे यहाँ पे ध्यान देके जरूर करें। जो अहम हिस्सा है, इस मैप को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए तो और भी क्लियर से समझ में आएगा। इसमें से ये मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि ये आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। चाहे आपको लोकेशन दे दे या कुछ भी दे दे, आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन आता है। चूंकि 8 रीजन है आपके पास यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, विशाखापट्टनम को और कोल्लम को तो 8 होता है। इन सभी औद्योगिक प्रदेशों की क्या क्या चीज है जो हम अगर ध्यान कर लें तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उन चीजों को देखिए। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सभी को डिटेल बनाना रिवीजन में मुश्किल होगा। मैं छोटा नागपुर और कुछ रीजन को आपको बताता हूँ कि कैसे आप तैयारी करें कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। उसको देखिए कि तैयारी का जो एरिया हो, उस एरिया में जो सेक्शन को मैं फिर से लाना चाह रहा हूँ कि इस एरिया में क्या कीजिए कि मेन चीज लोकेशन फैक्टर याद कर जाइए, यही चीज पूछता है। उसके बाद सेंटर्स याद कर जाइए, दूसरा। और तीसरा, उस एरिया में अन्य उद्योग कौन कौन से हैं जो विकसित हुए हैं। अगर 3 चीजें याद हैं तो एक इंडस्ट्रियल रीजन आप अच्छे से लिख पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश का। छोटा नागपुर, पहले तो बता जाइए छोटा नागपुर एरिया किस किस एरिया को मिलाकर बनता है। वहां पे देख लीजिए जो एरिया है झारखंड का एरिया है,
और सम एरियाज जो है आपका उड़ीसा और इस एरिया से जुड़ के बना हुआ है। सो इस एरिया को मार्क कर जाइए, छोटा नागपुर, और यह लिख जाइए कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। अब यहाँ पे आ जाइए कि यहाँ पे विकास क्यों हुआ, उसका लोकेशन फैक्टर बता जाइए। लोकेशन फैक्टर्स में ये हुआ कि हमारे पास एक पहला हुआ कि यहाँ पे कच्चे माल मिलते हैं, राइट। यहाँ पे कच्चे माल में क्या हो गया कि सारे आयरन मिलता है, कोल मिलता है, मैग्नीज मिलता है, कच्चे माल की कमी नहीं है यहाँ। सो रॉ मटेरियल इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड हो गया यहाँ पे वाटर सप्लाई है। देखिएगा छोटा नागपुर एरिया में स्वर्णरेखा नदी है, दामोदर नदी है, उस एरिया में ब्राह्मणी नदी भी है जो आपको उड़ीसा सपोर्ट होता है ना। मेनली आप स्वर्णरेखा और दामोदर को याद रखें। जो उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी में वहां पे डीवीसी प्रोजेक्ट है। तीसरी चीज यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण एरिया है, वहां पे पोर्ट फैसिलिटीज हैं। आपको हल्दिया पोर्ट है, कलकत्ता पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है, एंड दीज आर वेरी क्लोज टू दिस इंडस्ट्रियल रीजन। अगर ऐसा पूछ दे कि छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश के विकास के 5 फैक्टर्स बताएं, कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं, देन वी कैन गो फॉर रॉ मटेरियल, water available in different rivers, drainage system, electricity by DVC, port facilities, and the third thing is a very high density area, Bengal, Bihar, Odisha, UP, the nearby area of Jharkhand. ये सभी एरिया, झारखंड, यूपी, बिहार का जितना भी एरिया है वो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एरिया है, जहां से सस्ते मजदूर उपलब्ध हैं और कुशल मजदूर उपलब्ध हैं, जिसके कारण इसका विकास मुख्य रूप से हुआ है। तो ये रीजन है जिसको आप महत्व देकर पूरा कर सकते हैं। इसी तरह सभी रीजन्स हैं, राइट सर। इस चीज को सभी रीजन्स को इसी तरह कर सकते हैं तो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, और इन चीजों को करके हम एक महारत हासिल कर सकते हैं और एग्जाम को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इसको डील कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो लास्ट चैप्टर हमने डील किया, थोड़ी समय की कमी रही है, फिर भी आप इन चीजों को फिर से रिवाइज करें। फर्स्ट चैप्टर हमने ब्रॉडली एक्सप्लेन किया। आगे के चैप्टर्स में जब मैं दूसरे सेक्शन में आऊं तब तक इन सारे सेक्शन को रिवाइज करके रखें। आज की क्लास में जितनी भी बातें हुई, जितना हमने डिस्कस किया, उसको मैं सम अप करना चाहूंगा, इस क्लास को विराम देना चाहूंगा। सो वी हैव एक्सप्लेन द मेजर थिंग्स ऑफ दीज 2 चैप्टर्स। मुझे सुनने के लिए और कंटिन्यू बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नाइस टाइम। जी धन्यवाद सर। सर, और धन्यवाद विद्यार्थियों।